ऑल राइट, सो बिफोर वी स्टार्ट कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आगे आने वाला सफर फुल स्पॉइलर से भरा है। तो अगर आपने जॉली एलएलबी 3 नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो पॉज दिस वीडियो, ग्रैब योर पॉपकॉर्न, वॉच द मूवी फर्स्ट बिकॉज फ्रॉम हियर ऑन आई एम गोना डाइसेक्ट द मूवी लाइक अ कोर्ट रूम केस, नो मर्सी एंड फुल डिस्क्लोजर। बट अगर आप यहाँ रिव्यू के लिए आए हैं देन फॉलो अलॉन्ग, दिस वंस गोना बी अ वाइल्ड राइड। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द रिव्यू, वेलकम टू वीकेंड वॉच लिस्ट डाइसेक्शन। I'm Ariba and I dissect movies so that you have a review whether the movie was actually good or not. Let's get into the review. Now let us start with expectation first. अक्षय कुमार, अरशद वारसी, दोनों जॉलीज एक ही मूवी में। यू एक्सपेक्ट अ बैंगर और हाइप भी तो वही क्रिएट किया गया था। वी वर प्रॉमिस बैंटर, वी वर प्रॉमिस कॉमेडी, वी वर प्रॉमिस पंचेस दैट्स गोना मेक अस ग्रेट इवन व्हेन द टॉपिक इज सीरियस। ऑल्सो जॉली एलएलबी मूवी है तो हम इमोशंस भी एक्सपेक्ट करते ही है कि कहीं ना कहीं समथिंग विल हिट अस इन द गट एंड मेक अस फील लाइक ये मूवी तो कॉमेडी के बियॉन्ड है। एंड आई थिंक सारे रिव्यूअर्स ने भी यही कहा था कि दिस मूवी इज पावर पैक, दिस मूवी इज अ परफेक्ट मिक्स। आई वॉक्ड इन विद सेम एक्सपेक्टेशंस कि ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स होगी ऑफ chaos, cleverness, conscience and comedy. But then this movie just doesn't hit the mark. This movie is a roller coaster that never takes off. Plot super average, case so straightforward that halfway through you know what's gonna happen next. And don't come at me and say that this movie isn't that bad and I am being too harsh. The point is that the movie has two solid predecessors, Jolly LLB 1 and Jolly LLB 2, and you are bound to compare when the third part comes up. So in that comparison, this movie falls flat. Now, I'll give you the point of comparison as well. Jolly LLB 1 में there is this underdog lawyer fighting for corruption. In Jolly LLB 2, the case itself is so intense, investigation strategies, courtroom strategies, it is so fun to watch. Both these movies are so layered. And in this particular one, they took all the layers, someone ironed it flat and gave it back to us. Yellow, one flat pancake of a plot. And that's why I am disappointed in this movie. And also because characters are so undercooked that you don't feel any empathy, any emotions for any character. There are no stakes, no surprises, and it's all super obvious. चलो इस मूवी के इमोशनल डेप्थ की बात करते हैं। तो ये पूरी मूवी एक लैंड एक्विजिशन के केस पे बेस्ड है जहां फार्मर्स है, करप्ट ऑफिशियल्स है, बिजनेस टाइकून्स है और उनकी लैंड है। तो ये पूरी मूवी की शुरुआत एक फार्मर के सुसाइड से होती है। आपको लगेगा कि इतना सेंसिटिव टॉपिक है तो कैसे इमोशनल फील नहीं होता। डेफिनेटली उन्होंने इमोशंस डाले होंगे, नहीं इमोशंस के नाम पे उन्होंने पासिंग रूमर्स डाले। जैसे पहला एक ये फैक्ट होता है कि जो फार्मर होता है उनका बेटा कंट्री को सर्व किया है एंड वो सेम कंट्री में उन्होंने अपनी जान दे दी। चलो आपको लगेगा कि इस पे कुछ बिल्ड किया होगा कि कैसे इमोशनल हो गया, कुछ भी नहीं। इट वॉज सो रश्ड कि सब चीज फार्मर के माइंड में है और ये पासिंग न्यूज जा रही है एंड देन ही गोज एंड डाइज। उसके एंड विच इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मूवी कि यही होने वाला है। देन उसके बाद एक और एंगल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि फार्मर का उनकी डॉटर इन लॉ के साथ अफेयर था, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर ली। जिस न्यूज को देख के डॉटर इन लॉ भी सुसाइड कर लेती है। अब आपको लगेगा कि भाई ये तो फिर थोड़ा इमोशनल हो गया, बट नहीं, ये कनेक्ट ही नहीं कर पाता बिकॉज अगेन इट इज सो रश्ड एंड इट कम्स लेटर, वेरी मच लेटर इन द मूवी, जहां पे जानकी जो उनकी वाइफ का कैरेक्टर है, जानकी राजाराम सोलंकी, उस कैरेक्टर के बैक स्टोरी के थ्रू आता है जो कनेक्ट नहीं कर पाता। आई थिंक द टाइमिंग वाज ऑफ इन दैट। अब पुअर सीमा बिस्वास जिन्होंने जानकी राजाराम सोलंकी का कैरेक्टर प्ले किया है, फार्मर की वाइफ का कैरेक्टर। नाउ यू थिंक शी इज द ओनली लिविंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो बड़ा ही पावरफुल रोल होगा एंड दैट वुमन हैज द कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग द होल मूवी ऑन हर शोल्डर। मतलब वो किसी भी मूवी में ना सोल डाल सकती है, बट नहीं, उनके कैरेक्टर को इस तरह वेस्ट किया गया ना कि इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। मतलब उनको कोई डायलॉग्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। वो क्या करती है पूरी मूवी में, उनके पास 2 बकरियां हैं, वो 2 बकरियों को लेकर दोनों जॉलीज के घर के बाहर एक बार बैठती है और उनको कहती है मेरा केस लड़ो। बट वो केस साथ में क्यों लड़े, उसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि वो आती है अरशद वारसी के जॉली से केस लड़वाने थ्रू सम एनजीओ। आई टॉक अबाउट द कनेक्शन लेटर। तो वो आती है उनके थ्रू, तो उन्हें उनसे केस लड़वाना चाहिए, बट नहीं, उन्हें दोनों जॉली से केस लड़वाना है जिसका कोई कनेक्शन फील नहीं होता हमें पूरी मूवी में। और इनको कोई एक स्ट्रॉन्ग मोनोलॉग, कोई कैरेक्टर कुछ भी नहीं दिया गया, विच इज डिसअपॉइंटिंग। अब आप बोलोगे कि देयर इज अ लास्ट सीक्वेंस जहां इन द कोर्ट शी इज क्राइंग, कुछ तो वहां पे इमोशनल फील हुआ होगा। कैसे फील होगा? वर्डिक्ट के बाद देयर इज अ सीक्वेंस जहां एक जॉली उनको बकरी वापस देता है एंड देन शी होल्ड्स द गोट एंड शी कीप्स ऑन क्राइंग एंड आई एम रिपीटिंग it so many times because
That's how long the scene was. It was exhaustive. It had nothing to do with the emotions. And ऐसा लग रहा था भाई बंद कर दो, खत्म कर दो, मूवी खत्म कर दो प्लीज, मैं और नहीं देख सकती यार। वेस्ट अपॉर्चुनिटीज की बात करो और गजराज राव के कैरेक्टर की बात ना करो तो सही नहीं है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, गजराज राव ने जो कैरेक्टर पकड़ा है, उन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज ली है, उन्होंने जिस तरीके से डायलॉग्स डिलीवर किए हैं, इनफैक्ट उन्होंने एक वॉकिंग स्टाइल भी अपनाया है विच इज सो गुड एंड सो इम्पोर्टेंट फॉर द कैरेक्टर ऑफ हरिभाव खेतान, द विलन ऑफ द मूवी। पर आपको पता है डिसअपॉइंटमेंट कहाँ फील होता है कि स्क्रिप्ट ही उनके साथ जस्टिस नहीं करती है। मतलब देयर इज वन कोर्ट सीन, अब इमेजिन ही इज अ बिजनेस टाइकून जिसके पास इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स है, जो ग्लोबली एक्नॉलेज लॉयर है, वो उनके साथ आए हैं केस लड़ने एंड लैंड एक्विजिशन का पूरा केस उनके ईगो की वजह से चल रहा है, ठीक है, विच इज फाइन। बट एक कोर्ट सीन में ही गेट सो एजिटेटेड कि जज सुंदरलाल त्रिपाठी ने जॉली को 10 मिनट का ब्रेक क्यों दिया, उसके ऊपर वो इतना एजिटेटेड होके वो कोर्ट में जज से लड़ने लग जाते हैं इन अ लैंग्वेज विच इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय कोर्ट, बाय जज और बाय एनीवन फॉर दैट मैटर। जिनमें राम कपूर उनसे कह रहे होते हैं कि बैठ जाओ मत लड़ो, बैठ जाओ मत लड़ो, क्योंकि केस उनके फेवर से हट सकता है। बट somebody who is a business tycoon, that calculative, that manipulative, ये चीज बैठती ही नहीं है, ये उनके कैरेक्टर से ही बाहर है। तो मुझे लगता है कि that was an unnecessary part। और ओवरऑल ना विलन को इतना कमीनापन दिखाया ही नहीं है, मतलब थोड़ी कमीनेपंती की कमी है इस मूवी में। जैसे कि विलन हम जनरली अब देखते हैं कि बॉलीवुड में विलन्स कितने नीच होते हैं, नीचता ही नहीं है इस विलन में। मतलब बहुत से बहुत द मैक्स ही डिड वाज वो रूमर फैलाना ऑफ डॉटर इन लॉ एंड फार्मर और बस ये एक एजिटेटेड केस। अदर देन दैट ऐसा कुछ भी नहीं है इस मूवी में जो वो कर सकते थे और इस रोल को बचा सकते थे, इवन दो ही डिड अ कमेंडेबल जॉब। अब आगे बढ़ते हैं हम कोर्ट रूम सीक्वेंसेस पे। कोर्ट रूम सीक्वेंसेस आर हार्ट ऑफ जॉली एलएलबी मूवी। तो कोर्ट रूम सीक्वेंसेस कहीं अच्छे भी है और कहीं बुरे भी है। जैसे उनका सीक्वेंस मुझे अच्छा नहीं लगा, राम कपूर का सीक्वेंस बहुत अच्छा था, देन कम्स अक्षय कुमार का सीक्वेंस जो बहुत फायरी था, बट राइट आफ्टर दैट अरशद वारसी का सीक्वेंस है जहां वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। बट वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अक्षय कुमार के पूरे स्टेटमेंट्स के साथ बहुत फीका पड़ जाता है। मतलब अगेन अरशद वारसी की कोई गलती नहीं है इसमें, ही डिड एब्सोल्यूट जस्टिस टू द रोल। स्क्रिप्ट ही इतनी पुअर लिखी गई है कि जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है ना वो लैंड ही नहीं करता। मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि ओ माय गॉड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट तो यहाँ होना चाहिए बिकॉज अक्षय कुमार का जो स्टेटमेंट वाला सीक्वेंस था वो यहाँ था, बट नहीं, वो कहीं नीचे ही रह गया। इट्स सो फ्लैट। एंड राम कपूर इज एन ऑपोजिशन लॉयर का कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि केस ही इनकम्प्लीट रह गया। मतलब आप वो देखना चाहते हो ना, आप ऑपोजिशन की और जॉलीज की लड़ाई देखना चाहते हो, वो ही नहीं दिखाया, तो कैसे फील होगा कि ये मूवी एक जॉली एलएलबी मूवी है भी। तो ये चीजें ना मुझे अच्छी नहीं लगी कोर्ट रूम सीक्वेंस में। इट कुड हैव बीन बेटर, इट कुड हैव बीन सो मच बेटर। बट नाउ देयर इज वन मोर एंगल जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, विच इज एन अनएक्सप्लोर्ड एनजीओ एंगल। अब ये जो 40 फार्मर्स होते हैं जो पेटिशन फाइल करने आते हैं, ये किसी एनजीओ के थ्रू आते हैं। इनफैक्ट जानकी राजाराम सोलंकी भी उसी एनजीओ के थ्रू आती है। बट ये जो पूरा एनजीओ है वो कहाँ से इस पिक्चर में आया, क्यों है, वो किस लिए हेल्प कर रहे हैं, व्हाट दे स्टैंड फॉर, उसका कोई पूरे मूवी में जिक्र ही नहीं है। अरशद वारसी की जो वाइफ है अमृता राव का कैरेक्टर संध्या, वो भी इस एनजीओ से कनेक्टेड है, बट कैसे, क्यों, क्या करती है, कुछ नहीं, बिकॉज वो कभी एनजीओ वालों के साथ दिखती ही नहीं है। वो तो घर में ही दिखती है, उनका बैंटर तो घर में ही हो रहा होता है, तो वो कभी दिखती ही नहीं है एनजीओ वालों के साथ। तो मुझे लगता है कि इट इज सो अंडर एक्सप्लोर्ड। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो 40 फार्मर्स का केस था, उनको वो इस केस में ना किसी तरह से इन्वॉल्व करते तो ज्यादा अच्छा लगता, बट उसको मजाक में उड़ा दिया गया केस में। वो भी किन चीजों पे कि पेटिशन में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, पेटिशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, मतलब उसका कोई वेटेज नहीं है। 40 फार्मर्स का केस है और कोई वेटेज नहीं है उस चीज का। एनजीओ तो क्यों ही है, एनजीओ का भी बस कोर्ट में मजाक बनाया गया। एंड आई थिंक दे यूज्ड दीज सेंसिटिव थिंग्स एज अ लाफिंग एलिमेंट। एक अच्छी तरीके से यूज करते हैं ना, अच्छा लगता कि अगर उनका भी कोई इम्पैक्ट होता। मतलब लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप ये पूरे एनजीओ का सीक्वेंस निकाल दोगे ना मूवी से, तभी मूवी कनेक्ट कर जाएगी, बिकॉज इट इज दैट डिस्कनेक्टेड। नॉट ओनली दिस, मुझे लगता है जो हुमा कुरैशी का कैरेक्टर है या अमृता राव का कैरेक्टर है वो भी वेस्ट है। मतलब हुमा और अक्षय का जो बैंटर है वो इतना फोर्स्ड लगता है ना, इतना लैक करता है ना केमिस्ट्री में कि ऐसा लगता है क्या देख रहे हैं हम, क्यों कर रहे हो यार, फॉरवर्ड का बटन होता तो मैं फॉरवर्ड कर दी होती।
मतलब इट इज दैट फोर्स, एंड आई थिंक फोर्स्ड इज द करेक्ट वर्ड। तो मुझे लगता है इन सब में टाइम इन्वेस्ट करने की जगह अगर वो केस को बिल्ड किए होते या केस में लेयर्स डाला होता या इन्वेस्टिगेटिव स्ट्रैटेजीज दिखाई होती, कोर्ट रूम स्ट्रैटेजीज दिखाई होती, तो बहुत मजा आता। आई मीन इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट जॉली एलएलबी मूवी। नाउ लास्ट पार्ट इज द पेस ऑफ द मूवी। आई मीन डोंट गेट मी इवन स्टार्टेड अबाउट द पेस ऑफ द मूवी। जो फर्स्ट हाफ था वो इतना ड्रैग किया गया, और किस चीज पे ड्रैग किया गया, दोनों जॉलीज को साथ में लाने के लिए जो बैंटर है। आई एम नॉट सेइंग बैंटर वाज बैड, बट एट सर्टेन पॉइंट इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और वो मजा ही नहीं आने लगा। मतलब मुझे ऐसे लगने लगा कि कब आएगा इंटरवल, कब होगा इंटरवल। आई लिटरली टर्न्ड अराउंड एंड आई सेड ब्रो इंटरवल है भी या दिस इज वन लॉन्ग मूवी एंड एक ही साथ में सब कुछ दिखाने वाले, बिकॉज नहीं मजा आ रहा था। एंड मुझे लग रहा था कि हम केस में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं प्रोग्रेस। मतलब अगर उनके बैंटर के थ्रू केस में भी प्रोग्रेस हो रहा होता तो भी इट वुड हैव बीन नाइस टू वॉच, बट ऐसा नहीं होता है। एंड सेकेंड हाफ में इट फील्स लाइक कि यू नो दोनों का स्क्रीन टाइम बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, एंड दे आर प्लेइंग सो सेफ कि उन्होंने हमें शॉक करने की कोशिश ही नहीं की। देयर इज नो ट्विस्ट इन द मूवी, नो क्लाइमैक्स इन द मूवी। एक एक विटनेस आता है, वो भी पता होता है कि कौन आएगा। मतलब इट्स सो इजी टू गेस कि पता है कि तीन में से कोई एक ही आ सकता है, और वो एक ही विटनेस आता है उसमें। यू कैन वॉच इट इन द मूवी कि कौन आता है। तो मुझे लगता है इसके अलावा उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की मूवी को कोई शॉकिंग एलिमेंट देने के लिए, कोई सरप्राइज एलिमेंट देने के लिए। तो दिस मूवी वॉज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। बट ऐसा नहीं है कि मूवी में सिर्फ बुरे पार्ट्स है, देयर आर गुड पार्ट्स ऑल्सो इन द मूवी। और लेट मी गिव यू अ लिटिल लिटिल रे ऑफ सनलाइट नाउ। अगर मैं गुड पार्ट्स की बात करूं और मैं सौरभ शुक्ला से नहीं स्टार्ट करूं, देन आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माय रिव्यू। सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर, उन्होंने फिर से जज सुंदरलाल त्रिपाठी का रोल किया है मूवी में, वो उसी रोल में दिखते हैं। बट इस बार वो जिस तरह से दिखते हैं ना, इट्स सो फन टू वॉच, आई कांट इवन टेल यू। इट इज सो रिफ्रेशिंग। मतलब उनका एक क्वर्की कैरेक्टर है, एक फ्लर्टी कैरेक्टर है जो एक रंगीन रूप में दिख रहे हैं, एंड इट्स सो फन टू वॉच हिम ऑन द बिग स्क्रीन। कि उस सीन में ना कोई भी हो, अक्षय कुमार हो, अरशद वारसी हो, कोई भी हो, ही स्टील्स द शो। ही इज सो गुड, ही इज सो गुड, एंड द ओनली वर्ड आई थिंक दैट फिट्स करेक्टली इज रिफ्रेशिंग। उसके बाद राम कपूर का कैमियो। राम कपूर का जो रोल है, उन्होंने एक लॉयर का रोल प्ले किया, एंड द वे ही पोर्ट्रेट एरोगेंस एंड एटीट्यूड, लगता है कि कोई हॉटशॉट लॉयर ही होंगे। मतलब वो जिस जिस अकड़ से वो बात करते हैं ना कोर्ट में, जैसे वो स्टेटमेंट्स देते, बहुत मजा आया। आई थिंक अगर उनका एक पावरफुल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाता ना, तो मूवी कंप्लीट फील होती। एटलीस्ट कोर्ट रूम सीक्वेंसेस तो कंप्लीट फील होते। कोर्ट रूम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो अक्षय कुमार के कोर्ट रूम सीक्वेंसेस को हम नहीं डिनाई कर सकते कि दोज वर नॉट गुड। अक्षय कुमार का जो कोर्ट रूम सीक्वेंस है, सारे कोर्ट रूम सीक्वेंसेस इतने अच्छे, इतने फायरी है, इतना मजा आता है। द वे ही टॉक्स टू इकोनॉमिस्ट, द वे ही टेयर्स देम अपार्ट, बहुत मजा आता है। बहुत अच्छा रोल किया है उन्होंने, बहुत मजा आता है। एंड अगेन अरशद वारसी का रोल खराब नहीं है, ही इज नॉट अ बैड एक्टर। इट्स जस्ट दैट आई थिंक स्क्रिप्ट ही इतनी पुअर थी कि वो कुछ नहीं कर सकते थे उसको बचाने के लिए। एंड या ये कुछ गुड थिंग्स है। एंड ऑल्सो देयर इज वन सीन दैट लिटरली फेल्ट लाइक जहां हमें कोई जॉली का इमोशन फील होता है, विच इज जो अक्षय कुमार का जॉली है, वो अरशद वारसी के जॉली को एज अ सीनियर एडवोकेट देखता है, उन्हें अपना कोट और टाई देता है एंड कहता है कि आप जाके कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दीजिए, आई विल बी योर जूनियर। एंड दैट एक्चुअली फील्स गुड। पता है वो अच्छा लगता है देख के। देयर इज वेयर यू फील लाइक दैट्स द ओनली सीन वेयर आई फेल्ट लाइक कि हाँ मैं कोई जॉली एलएलबी की मूवी देख रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई और अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से इट विल ड्राइव मी टू वॉच दिस मूवी एट ऑल। Now, let me give you my final verdict. So overall, this movie is not bad. It's simply predictable. ये इतनी predictable है, इतनी repetitive है कि एक point पे ना आप चीजें guess करने लगोगे और आप 100% right ही निकलोगे. Like you can see what's gonna happen from miles away कि बस आगे यही होने वाला है. In fact, मूवी के 30 minutes in, you know कि ये मूवी कैसे जाएगी, कैसे दिखने वाली है और वर्डिक्ट क्या होगा। तो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक आई एम जस्ट गोना गिव 6 टू दिस मूवी। एंड वो भी इसीलिए बिकॉज एक्टिंग बहुत अच्छी है। बट एक चीज है, मुझे ऐसे लगता है कि जो अक्षय कुमार का जॉली है वो एट अ सर्टेन पॉइंट इन द मूवी हरिभाव खेतान के लिए काम करता है फॉर 50,000 रुपीज अ डे। अगर उस कैरेक्टर को या उस एंगल को थोड़ा और एक्सप्लोर किया होता, जैसे कि जो बैंटर था दोनों जॉलीज में, वो हमें कोर्ट रूम में भी देखने मिलता है, जहां वो ऑपोजिशन से लड़ते और अरशद वारसी जिनके लिए भी लड़ रहे थे, जानकी के लिए, वो वहीं से लड़ते, तो बहुत मजा आता। बट आई थिंक वो नहीं चाहते थे कि अक्षय कुमार का जो जॉली है वो मॉरली इनकरेक्ट लगे, विच इज फाइन। बट कैसे मॉरली इनकरेक्ट नहीं लग सकता यार? मूवी की शुरुआत में तो तुमने उसे एक फ्रॉडस्टर का केस सपोर्ट करवाया, तो मॉरली इनकरेक्ट तो वो स्टार्ट में भी था।
तो वो अगर एंड में भी मॉरली इनकरेक्ट लगते जब तक राम कपूर की एंट्री नहीं होती, मे बी राम कपूर की एंट्री के बाद ऐसा होता कि उन्हें रियलाइज होता कि जस्टिस, ऑनेस्टी और ये सब ज्यादा मॉरली इंपॉर्टेंट चीजें हैं रादर देन मनी, एंड देन ही वुड हैव हेल्प्ड अरशद वारसी's डॉली, join hands with him, understand his mistake and then fight the case from this side. तब बहुत ज्यादा मजा आता. मुझे लगता है जो बैंटर था जॉलीज का उन्हें कोर्ट रूम में लाना चाहिए था, and I think that is something that is missing. Maybe that would have been predictable too, but I don't know because the case itself was so flat. So overall it's not a bad movie, it's just a one time watch movie. But अगर आप जॉली LLB 1 और जॉली LLB 2 के एक्सपेक्टेशन से जाओगे तो आपको वो मजा नहीं मिलेगा. अपनी एक्सपेक्टेशंस लो कर दीजिए एंड जाइए, एंड देन यू कैन एंजॉय द मूवी. This brings me to the end of the review. Let me know in the comments below, what do you think of Jolly LLB? Was it a good movie or not, and how much would you rate the movie? Do you think it was a good watch and maybe I am being too harsh? Also let me know what other movies do you want me to dissect so that I can give you my honest opinions. Happy binge watching.